So we were doing the sample paper of OSWAL and first sample paper we have started. और हम क्या कर रहे थे, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हम केस स्टडी वाले ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 19 से. 19 और 20 भी हमारे क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से. सो द क्वेश्चन नंबर 19 इज, ऐसे एक कोई फिगर आपको दे रखी है और फिर डेटा गिवन है. हम अभी रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन से रीड करते हैं, फिर फिगर को देखते हैं कि फिगर में क्या बोला गया है. राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड. ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे. तो एक काइट बनाई है, काइट की शेप आपको दिख ही रही है. काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं. तो ये दोनों इक्वल हो गई. फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड वाइल मेकिंग द काइट. गिव आंसर्स टू हिज क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द फिगर. फिगर देखते हुए उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल टू ईच अदर. ये वाली जो स्टिक्स हैं उन्होंने कितने एंगल पे एक दूसरे के साथ टाई किए. तो ये आपको ध्यान रखना है, जो डायगनल्स हैं वो किस पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं. 90 डिग्री पे टाई करने पड़ते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 90 डिग्री, दैट इज सी ऑप्शन. ठीक है, सीधा आंसर आ गया, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है, सीधा आंसर लिखना है आपको. विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट. अब अपर पार्ट की बात करते हैं. अपर पार्ट में आप देखो, अपर पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, वी हैव सीन कि अपर पार्ट में ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हो गई कॉमन. ठीक है, 2 साइड इक्वल हो गई. और फिर मेरे को क्या पता है, साथ में हमें एक एंगल पे बात करनी है. एंगल हमें पता हो सकता है. ठीक है, दोबारा क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, व्हाट इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ट्राइंगल्स. अब ये दोनों स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, दोनों साइड्स आ गई मेरे पास, और साथ में ये वाला एंगल. अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं, दोबारा से एक बार देखते हैं. एक हमें पता है ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, ये एंगल 90 है. तो यहाँ से तो बना हमारा RHS. बट एक चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में RHS हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता. ठीक है, अब इन दोनों साइड्स के साथ में एंगल पे बात आ सकती है. एंगल पे बात कैसे आ सकती है, आप देखो, अगर मैं ट्राइंगल की बात करती हूँ, जो हमारा ये स्मॉलर वाला ट्राइंगल है, अगर हम इसमें डिस्कस करें, इस पूरे की मैं बात करूं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, और साथ में ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये क्या होगा, एंगल का बाइसेक्टर होगा, तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि इस वाली साइड के साथ साथ ये एंगल दोनों में इक्वल है और ये वाली साइड दोनों में इक्वल है. तो हमारे पास क्या बनता है, SAS रूल बनता है यहाँ पे, किसके लिए, सिमिलैरिटी के लिए. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि RHS और SAS में कन्फ्यूज़न है, बट RHS हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में नहीं होता, कॉन्ग्रुएंसी में होता है. तो इसलिए SAS विल बी द फाइनल आंसर. Now the third one is, side of two similar triangles are in the ratio 4:9. Corresponding medians of these triangle are in the ratio. अब ये जब हमने ट्राइंगल वाला चैप्टर भी किया था तो उसमें थ्योरम थी, तो लास्ट में रिजल्ट भी लिखवाया था कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जितना रेशो होगा उनके मीडियंस, एल्टीट्यूड सब उसी रेशो में डिवाइड होंगे. तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा 4:9, एग्जैक्टली सेम एज द रेशो गिवन. ध्यान रखना है, सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं तो वही रेशो मीडियंस का होगा जो रेशो ट्राइंगल्स का गिवन है, ट्राइंगल की साइड्स का गिवन है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ पार्ट इज, in a triangle if square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to first side is a right angle. This theorem is called as. ठीक है, अब इसमें जो क्विक आंसर हमारा आता है, सबसे सीधा माइंड में स्ट्राइक करेगा पाइथागोरस थ्योरम, और हम टिक करेंगे, फटाफट भाग लेंगे. बट थोड़ा सा ध्यान से देखना है,
इसमें क्या बोला है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। अब यहाँ पे राइट एंगल आंसर में आ रहा है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो इसलिए ये बनेगा कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। इजी है, बट इसमें क्विकली जब हम करते हैं, एग्जाम टाइम में बैठे होते हैं, जल्दी जल्दी करना है, तो माइंड में यही स्ट्राइक करता है कि पाइथागोरस थ्योरम है, बट ये पाइथागोरस का क्या है, कन्वर्स है। फिफ्थ पार्ट इज व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से फॉर्मूला, काइट का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, जब परपेंडिकुलर स्टिक्स दे रखी हैं तो हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, रोम्बस की तरह, क्योंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दे रखी है। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, या तो हम रोम्बस को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स में हमारे पास डिवाइड हो गया, ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, ये सेकेंड ट्राइंगल हो गया। बेस दोनों के लिए सेम रहा, ठीक है, या ये वाला बेस ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बेस दोनों के लिए सेम रहा और ये हाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे ये बनेगा 3 और 3, या फिर आप डायरेक्ट रोम्बस की तरह कैलकुलेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर बताना है। तो हमारा बनेगा हाफ इंटू 6 इंटू 8, तो ये बना हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो रोम्बस वाला है वो हम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो स्टिक्स हमें क्या दे रखी हैं, परपेंडिकुलर स्टिक्स दे रखी हैं। अगर आप वन ट्राइंगल का निकालो, जो हमारा ये वाले ट्राइंगल है, दोबारा से फिगर में बताती हूँ मैं। फर्स्ट ट्राइंगल अगर मैं ये वाला लेती हूँ, सेकेंड ट्राइंगल तो आपको पता है एग्जैक्ट रेप्लिका होगा, रीजन बीइंग ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है, बेस कॉमन, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक का एरिया दूसरे के इक्वल आ जाएगा। ये बेस हमें कितना दे रखा है, हमें लेंथ दे रखी है परपेंडिकुलर स्टिक की 6 और 8, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है तो ये 8 हो जाएगी, ये 6 है यहाँ से। अब 6 में आप देखो परपेंडिकुलर आ रहा है, उसको दो पार्ट में बाइसेक्ट करेगा तो 3 और 3 होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट ट्राइंगल का आया, सेकेंड ट्राइंगल का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा टोटल 12 + 12 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे सॉल्व करते हो या आपको लगता है कि ये हमारे पास ऑलरेडी परपेंडिकुलर में दे रखे हैं तो सीधा रोम्बस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। हालांकि रोम्बस नहीं है, बट आप फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर स्टिक्स गिवन है। तो वहाँ से भी क्या आया देखो 24 आया, सो सी पार्ट इज द आंसर। तो ये था 19th क्वेश्चन, ईजी था बट थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम है बट अंडरस्टैंडिंग पार्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे। नाउ द 20th क्वेश्चन इज ड्यू टू हैवी स्टॉर्म an electrical wire got bent as shown in the figure. It followed the mathematical shape. Answer the following questions. अब ये mathematical shape जो है वो कौन सी है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, तो ये shape है हमारी पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंड, ये तो पहले ही पूछ लिया। अब स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल तो आपको पता ही, मैं सारी शेप्स बना देती हूँ। स्पाइरल ऐसे नहीं होता, स्पाइरल बाइंडिंग करा के लाए हैं, तो इस तरह का स्पाइरल होता है। बी पार्ट आता है इलिप्स, इलिप्स होता है हमारे पास इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है लीनियर, लीनियर तो आपको पता ही है, लाइन, ठीक है, चाहे ऐसे हो चाहे हमारे पास ऐसे हो, लाइन तो किसी भी तरह से हो सकते हैं, लीनियर का मतलब लाइन। पैराबोला, पैराबोला ये जो शेप आपको गिवन है ये वाली है, ठीक है, तो ये हमारा बन गया पैराबोला, डी आंसर। नहीं भी ध्यान है तो चीज़ों से कोरिलेट करो, जैसे स्पाइरल का मतलब स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं तो वो स्पाइरल हो गया, तो ये तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। लीनियर मतलब लाइन, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इलिप्स जो है वो आप याद रख सकते हो, एग जैसी शेप होती है,
इलिप्टिकल शेप होती है एग की, तो एग जैसी शेप भी नहीं है, तो ये पार्ट भी कट हो गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है? पैराबोला। तो हमारा आंसर है पैराबोला। नाउ द सेकेंड पार्ट इज हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर। अब हमें पॉलिनोमियल पे डील नहीं करना, नंबर ऑफ जीरोज पे पूछा है। नंबर ऑफ जीरोज हमें पता है, जहां भी एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितनी बार भी कट कर रहा होता है वो नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। तो अब देखें ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, तो देखो अब ग्राफ में ग्राफ हमारा कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2। एक्स एक्सिस देखना है आपने, तो हमारी नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 2। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने आए यहाँ पे? 2। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पे टिक कर दिया। फिर आता है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अब जीरोज कौन से हैं? जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो जीरोज हैं, तो देखते हैं कहाँ पे कट। अब देखो यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 3, तो हमारे जीरोज कौन से बने? -1 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट, दैट इज -1 एंड 3। What will be the expression of the polynomial? अब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन किस तरह का होगा? अब आप देखो, आपको क्या पता है? दोनों जीरोज पता है, -1 और 3 दो जीरोज हैं, तो इनका सम कितना हो गया? -1 + 3 दैट इज 2। प्रोडक्ट क्या हो गया? -1 × 3 दैट इज -3। तो क्या इक्वेशन होगी? x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होती है हमारे पास इक्वेशन। सो x² -2x -3। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? x² -2x -3। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x इक्वल्स टू -1। ये हमारी px है, तो p ऑफ -1 निकाल दो यहाँ पे, -1² -2 इंटू -1 -3, 1 + 2 -3, तो ये कितना आ गया? 0। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे माइंड से काम करना है। x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू, और हमें पता है -1 उसका 0 भी है, तो 0 है तो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 0 पे टिक करना है। यू हैव टू ओपन योर माइंड इन द एग्ज़ाम कि आपको कैसे ईजी क्वेश्चन करना है टाइम को बचाते हुए। इन केस आपको नहीं समझ आता है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, आपको नॉर्मल अपना सॉल्व करना है। 2 स्टेप की बात है, हार्डली 3 सेकेंड्स लगेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0, यानी कि डी पार्ट। तो ये तो थे हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट है, इस बार नए ऐड हुए हैं इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इजी भी है, स्कोरिंग भी है। अगर इसमें आप 16 मार्क्स ले लेते हो, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, तो यू कैन स्कोर वेरी वेल, क्योंकि MCQ है, टाइम भी नहीं लगेगा और 16 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट बी। अब पार्ट ए हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 2 सेक्शन है। अब पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में क्या बोला है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनीवन। इंटरनल चॉइस है तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये ध्यान रखना, अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 है तो आप कोई भी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको क्वेश्चन नंबर 21 ही लिखना है। अपनी मर्जी से पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 मत लिख देना, वो गलत है, आपको 21 ही लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशो 3:1 इंटरनली। सेकेंड पार्ट इसमें बोला है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द दिस। अब देखो वो तो डिपेंड करता है किसको कौन सा इजी लगता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला ज़्यादा इजी है। तो इन केस एग्जाम में ऐसा कुछ दिखता है तो ये वाला अटेम्प्ट करना। हम अभी दोनों डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अब लाइन बोला है और लाइन के दोनों पॉइंट्स बोले हैं, वो दोनों पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं ताकि इजी रहे हमारे पास। ठीक है, सपोज ये हमारी कोई लाइन सेगमेंट है, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो 3:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज ये ऐसे मेरा पॉइंट हो गया P और हमारे पॉइंट्स हैं 4 - 3 एंड 8 एंड 5। इनको नेम दे दिया मैंने AB। ये हमारी फिगर हो गई। अब हमें दोबारा क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये हमारे पास है तो। ठीक है, लेट कर लिया P के कोऑर्डिनेट है XY।
अब कौन सा फॉर्मूला लगता है जब रेशियो गिवन है? सेक्शन। तो आपको लिख देना है बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएगा हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x y विल बी इक्वल टू, ये हमारा होता है m1 और ये होता है हमारा m2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर y की बात आ जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। m1 है हमारे पास यहाँ पे 3, x2 इज 8 प्लस 1 4 3 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास आया 3 5 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1। यहाँ से बना 24 प्लस 4 अपॉन 4, 15 माइनस 3 अपॉन 4। सॉल्व करके आएगा हमारे पास 28/4, 12/4 यानी कि 7 and 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई कितने बन गए हमारे पास? 7 3। ठीक है, इन केस ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आपको एमसीक्यू टिक कर देना है 7 3। वैसे सॉल्विंग पार्ट था तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब इसी का और पार्ट आता है फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। तो लेट पी एक्स वाई बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, पॉइंट है ए 7 1 एंड बी 3 5। इक्विडिस्टेंट है तो दिस इम्प्लाइज ए पी विल बी इक्वल्स टू बी पी। अब डिस्टेंस फार्मूला में रूट रहता है तो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए पी में x माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम स्क्वायर ले चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा बना स्क्वायर, और ये हम बता देंगे कि किसका यूज़ कर रहे हैं हम? डिस्टेंस फार्मूला का। यहाँ पे लिख देते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब सॉल्व करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ नहीं दिख रहा कैंसिल होता हुआ। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई की सारी टर्म्स एक साइड रख लेते हैं। तो ये बना माइनस 14x और उधर से प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y इक्वल्स टू 9 प्लस 25 माइनस 49 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से बना माइनस 8x प्लस 8x इक्वल्स टू, ये बनेगा 50 25 34। नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो यहाँ से बनेगा 9 प्लस 25 माइनस 50। तो ये यहाँ पे y है, माइनस 8 कॉमन, तो x माइनस वाई, ये बना 9 माइनस 25, तो ये आया यहाँ से माइनस 16। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16 बाई माइनस 8 2। सो आवर रिलेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। देखो, तो क्वेश्चन ये भी इजी है, बट दोनों में कंपेयर करो तो आप इसका पहले वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब इजी बनता है, तो वो करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक फिगर दे रखी है। फिगर में हमें कुछ ऐसे दे रखा है, ये एक बेस है, ऐसे एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ऐसे इधर आ गया और ये ट्राइंगल आ गया, साथ में
ऐसे, और ये फिगर आपको कुछ देखी हुई सी लगेगी, क्वेश्चन आपने किया हुआ है, बी, इधर एल, सी, इधर डी और इधर एन। ठीक है, साथ में बोल रखा है एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एन पैरेलल टू सी डी। ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। प्रूव दैट, टू प्रूव क्या आया हमारे पास यहाँ पे, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। सबसे पहले आ गया गिवन, तो गिवन में मैं सीधा यही लिख देती हूँ, टू प्रूव हमारा हो गया। कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब पैरेलल है, ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली बीपीटी थ्योरम लगेगी। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले लेते हैं ए बी सी। ए बी सी में एल एम पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, रेशो इक्वल आएगा। सो ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है, इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन पैरेलल टू बी सी, नहीं बी सी नहीं सी डी, तो यहाँ पे आएगा सी डी। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो इक्वल ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। सेकेंड, बाय 1 and 2 by 1 2 am upon mb इक्वल्स टू an अपॉन nd। यही प्रूव करना था, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, पहले हम कर भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, पर ये ध्यान रखना भले ही 2 मार्कर हो, फिगर ज़रूर होनी चाहिए, गिवन ज़रूर, टू प्रूव ज़रूर और प्रूफ ज़रूर। इन केस छोटी बहुत मिस्टेक होती भी है तो वो नेग्लेक्ट हो जाती है अगर आप बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो तो।